Hi, hello, good morning, and I am back with case scenario 26. So case scenario 26 डिस्कस करने से पहले केस सिनेरियो 25 के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। केस सिनेरियो 25 लास्ट वाला जो क्वेश्चन था जहां पर हमें एसएससी का टैक्स पेबल कैलकुलेट करना था, और यहाँ पर जो अपना एसएससी है वो ओल्ड रिजीम में है और एसएससी डिडक्शन क्लेम कर रखा है अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए। इन दैट सिचुएशन सर हमें एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट टैक्स पेबल कैलकुलेट करना था, वो हमने किया भी। बट अलोंग विद दैट हमें एसएससी का टैक्स पेबल कैलकुलेट करना था एज पर द प्रोविजंस ऑफ एएमटी। एएमटी प्रोविजंस के हिसाब से भी हमें एसएससी का टैक्स पेबल कैलकुलेट करना था, जो हमसे मिस हो गया है। बट ये हमारे आंसर को इफेक्ट नहीं करता। रीजन भी एएमटी प्रोविजंस के हिसाब से जो भी टैक्स पेबल आ रहा है इन दिस सिचुएशन दैट इज लेस एज कंपेयर टू टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। हेंस यहाँ पर जो एसएससी है, एसएससी हैज टू पे टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। लेकिन अगर यहाँ पर एएमटी प्रोविजंस के हिसाब से जो टैक्स पेबल आ रहा है वो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो टैक्स पेबल है उससे ज्यादा होता, इन दैट केस एसएससी हैज टू पे टैक्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ एएमटी। ओके, तो ये एक मिस्टेक हो गया था मेरे से, एक बार इसको आप गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट इज योर केस सिनेरियो 26। मिसेस रितु is a retired government employee. She was born on 1st April 1942. सर अगर 1st अप्रैल 1942 का 1942 को उसका डेट ऑफ बर्थ है, इन दैट केस फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 वो सुपर सीनियर सिटीजन बनने वाली है, नॉट सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। शी इज रिसाइडिंग इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। She stayed with her elder son, Mr. Nakul, from 1st May 2025 to 15th October 2025, who is residing in Australia. She stayed in India for 361 days during 4 previous years preceding the previous year 25-26. During the previous year 25-26, a pension of 7,15,461 is credited to her account with State Bank of India after deducting tax at source of 14,565. She received interest of 4,352 on her saving account with SBI during the previous year 25-26. She also received interest of 67,500 on fixed deposit with Canada Bank in the month of 2025. She has purchased 2 life insurance policy for her son, Mr. Yuban, and married daughter, Mrs. Mrs. Sobha, details of which are as follows. तो वो 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, एक ले रखी है वो अपने बेटे के लिए और एक ले रखी है अपने मैरिड बेटी के लिए, और ये दोनों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का डिटेल्स आपको दे रखा है। शी हैज टेकन मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हरसेल्फ फॉर विच शी पेड ए अमाउंट ऑफ 35,000 टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय अकाउंट पे चेक। बिल्कुल सर, अकाउंट पे चेक से पेमेंट होना चाहिए, अगर कैश से पेमेंट हुआ होता तो फिर एटीडी में डिडक्शन नहीं मिलता। She incurred 7,500 towards preventive health checkup for herself and her husband, और ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में जो भी खर्चा हो उसका पेमेंट हो कैश में किए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है सर। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो भी खर्चा होता है उसका पेमेंट आप कैश में भी कर सकते हो, बट जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलता है फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दैट इज 5,000। यहाँ पर वो खर्चा कर रखी है 7,500, डिडक्शन 5,000 ही मिलेगा। She also incurred medical expenditure of 25,000 in cash in the month of January 2026 for her husband. In the month of March 2026, she incurred medical expenditure of 10,500 for herself, which is paid by account paycheck. She has given a wristwatch of 10,000 to her husband in 86th birthday. Her husband is a resident in India for previous year 25-26. ठीक है सर, पहला क्वेश्चन ये केस सिनेरियो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अवेलेबल टू मिसेस रितु फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए।
कितना डिडक्शन उसे चैप्टर 6A में मिलने वाला है। सर उससे पहले एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस एक बार देख ले क्या उसका, व्हाट इज हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। सर अगर आप करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया चेक करोगे ना, करंट प्रीवियस ईयर में जो उसका स्टे इन इंडिया है सर, 1 मई 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक वो ऑस्ट्रेलिया में थी, बाकी दिन वो इंडिया में थी। इट मीन्स अप्रैल का 30 दिन वो इंडिया में थी, मई बाहर थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर बाहर थी, अक्टूबर 15 तक वो बाहर थी, 16 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर दैट इज वो 16 दिन इंडिया में थी, नवंबर का 30 दिन, दिसंबर का 31 दिन इंडिया में थी, जनवरी का 31 दिन, फेब का 28 दिन, मार्च का 31 दिन। सर करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 197 डेज है, 197 डेज स्टे इन इंडिया फॉर करंट प्रीवियस ईयर। इट मीन सर वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है मैटर नहीं करता, चाहे जनरल कैटेगरी हो, स्पेशल कैटेगरी हो, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी हो, सर वो रेसिडेंट तो बन रही है, बिकॉज करंट प्रीवियस ईयर में जो उसका स्टे इन इंडिया है दैट इज 182 डेज और मोर, तो फिर सर वो रेसिडेंट तो बन रही है। सर अब अगर वो रेसिडेंट बन रही है फिर अपने को चेक करना पड़ेगा सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट रिक्वायर्ड। सर अपने को वो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर आप देखेंगे एमसीक्यू में उसके रेसिडेंशियल स्टेटस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो फिर सर आपने ये क्यों डिटरमाइन किया कि वो एक रेसिडेंट है। रीजन भी अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर 6A के बहुत सारे डिडक्शंस रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को ही मिलते हैं। ओके सो फॉर दैट हमें ये कंफर्म करना जरूरी था कि वो रेसिडेंट है, तभी हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कौन सा डिडक्शन चैप्टर 6A का उसे मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। ओके तो सर वो रेसिडेंट तो है, वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, मैं ये कह सकता हूं वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है। चलो ठीक है। फिर परचेज 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो परचेज की थी। अच्छा एक सेकंड सर, यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हैं सर, पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है चैप्टर 6A में उसे कितना डिडक्शन मिलने वाला है। ठीक है सर, वो 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की थी, एक अपने बेटे के लिए और एक अपने मैरिड बेटी के लिए। सर इसका डिडक्शन ना 80C में मिलता है। सर 80C में डिडक्शन मिलेगा जरूर, लेकिन सर यहाँ पर वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है अपने चिल्ड्रंस के लिए। अब उसके चिल्ड्रंस उसके ऊपर डिपेंडेंट है नहीं है सर, क्या ये फैक्टर अपने को चेक करना है? नहीं चेक करना सर, चिल्ड्रंस डिपेंडेंट होने मैंडेटरी है इन केस ऑफ 80C, सॉरी इन केस ऑफ 80D। 80D इज फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप अपने चिल्ड्रंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो और अगर आपके चिल्ड्रंस आपके ऊपर डिपेंडेंट है तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। तो डिपेंडेंसी वाला जो फैक्टर है ना वो 80D में है, 80C में नहीं। 80C में सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन मेंशन किया गया है, वो चिल्ड्रन आपके ऊपर डिपेंडेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। सो डिपेंडेंसी वाला पॉइंट में 80C में तो चेक नहीं करने वाला, 80D होता। अगर हेल्थ इंश्योरेंस वाला बात होता तो मैं जरूर चेक करता। तो फिर सर ये जो उसके 2 बच्चे हैं, एक उसका बेटा है एक उसकी मैरिड बेटी है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट हो ना हो मैटर नहीं करता, वो अपने बेटा और बेटी के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसके लिए जो प्रीमियम पे कर रही है उसका डिडक्शन मिसेस रितु को मिलने वाला है अंडर सेक्शन 80C। चलो अब कितना डिडक्शन मिलेगा सर, कितना डिडक्शन मिलेगा सर? सबसे पहले अपने बेटे के लिए जो पॉलिसी वो ले रखी है, उसके बेटे का एज 50 ईयर्स आपको दे रखा है। पॉलिसी लिया गया है 15 अक्टूबर 2021 को। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम 31 अक्टूबर 2025। सम एश्योर्ड 9,84,655 एंड प्रीमियम पेड 1,03,88। ठीक है सर। अब सर डिडक्शन कितना मिलने वाला है सर? जितना प्रीमियम पे किया है उतने का डिडक्शन मिलेगा? नहीं भाई, प्रीमियम पेड और 10% ऑफ सम एश्योर्ड व्हिच एवर इज लोअर। सर इतने का डिडक्शन मिलेगा। प्लीज एक बार जो टेबल बना हुआ है 80C वाले सेक्शन में एक बार उसको रेफर कर लेना अगर ये प्रोविजन तुम्हें याद नहीं आ रहा है। प्रीमियम पेड और 10% ऑफ सम एश्योर्ड व्हिच एवर इज लोअर, सर उसका डिडक्शन मिलने वाला है अंडर सेक्शन 80C। सर प्रीमियम पेड कितना है सर? प्रीमियम पेड है यहां पर 1,03,88। 10% ऑफ सम एश्योर्ड, सर 10% ऑफ सम एश्योर्ड आएगा 98,466, 98,466 और यू कैन से 65।
तो फिर सर व्हिच इज लोअर, लोअर कौन सा आ रहा है सर, ये वाला फिगर लोअर आ रहा है। डिडक्शन कितना मिलेगा, 98,466 का डिडक्शन मिलने वाला है। सर अपने बेटी के लिए जो पॉलिसी ले रखी है वो ले रखी है 20 सितंबर 2021 को, डेट ऑफ पेमेंट है 25 सितंबर 2025, सम एश्योर्ड है 2 लाख का एंड प्रीमियम पेड है 17,000। अगेन सर यहां पर अपने को चेक करना पड़ेगा, प्रीमियम पेड 10% ऑफ सम एश्योर्ड व्हिच एवर इज लोअर। प्रीमियम पेड है आपका 17,000, 10% ऑफ सम एश्योर्ड अगर अपने कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 20,000, व्हिच एवर इज लोअर आने वाला है आपका 17,000। तो फिर सर टोटल डिडक्शन उसे 80C में जो मिलने वाला है, एक तो आ गया तुम्हारा 98,466 प्लस ये 17,000, सर ये टोटल हो जाएगा, सर ये टोटल हो जाएगा 1,15,466। तो सर 80C का हो गया, 80C का हो गया सर 1,15,466। सर 80TTB का बात करता हूं मैं, सर 80TTB क्यों, अगर आप देखेंगे उसको सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है 4,352 का एंड एफडी से उसे इंटरेस्ट मिला है 67,500 का एंड कंसिडरिंग वो एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, वो 80TTB में 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। हेंस इन इनकम के अगेंस्ट में उसे डिडक्शन मिलेगा 50,000 का अंडर सेक्शन 80TTB। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 80D के ऊपर। She has taken medical insurance for herself for which she paid a amount of 35,000 towards health insurance premium by account paycheck। वो अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी थी और प्रीमियम पे करती है वो 35,000 का। सो अगर वो एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था वो रेसिडेंट है एज वेल एज सीनियर सिटीजन है, तो अगर वो एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, इन दैट केस मैक्सिमम डिडक्शन जो वो क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 80D दैट इज 50,000। हेंस एंटायर 35,000 का जो प्रीमियम का पेमेंट वो की है थ्रू अकाउंट पे चेक, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। ठीक है सर। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर हरसेल्फ एज वेल एज फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड और अपने लिए वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराई और उसका पेमेंट आया 7,500 का और ये पूरा पेमेंट वो कैश में किए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है सर, वो कैश में पेमेंट किए, फिर भी उसे डिडक्शन मिलेगा 80D में, लेकिन सर मैक्सिमम डिडक्शन मिलने वाला है 5,000। सो 80D में जो उसका डिडक्शन बना सर, एक तो जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद के लिए ली थी 35,000, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप खुद का और हस्बैंड का 5,000। नेक्स्ट, He also incurred medical expenditure। यस सर, मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन भी 80D में मिलता तो है, लेकिन सर 3 कंडीशन अगर कंप्लाई हो तो। सर सबसे पहला तो ये जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है सर, ये मेडिकल एक्सपेंडिचर किसके ऊपर होना चाहिए, सेल्फ के ऊपर होना चाहिए और स्पाउस के ऊपर होना चाहिए और पेरेंट्स के ऊपर होना चाहिए। एज having age 60 और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तुम ये जो मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो अपने ऊपर करो, स्पाउस के ऊपर करो, पेरेंट्स के ऊपर करो, अगर HUF है तो वो अपने मेंबर्स के ऊपर भी मेडिकल एक्सपेंडिचर कर सकता है, लेकिन ये अपने HUF वाला कैसे है नहीं, तो अपने ऊपर कर सकते हो, स्पाउस के ऊपर कर सकते हो, पेरेंट्स के ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर कर सकते हो। और ये जो है सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स, इनका एज 60 और मोर होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर नेक्स्ट कंडीशन ये था, ये जो लोग है ना सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स, ये सर रेसिडेंट होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट, जिनके ऊपर भी आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया उनके लिए आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए थे, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया गया है, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस इन लोगों के लिए नहीं लिया गया है जिनके लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर किया गया है। अगर ये तीनों कंडीशन कंप्लाई होता है, इस मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा आपको 80D में, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। लेकिन यहां पर और एक चीज भी ध्यान देने वाला है दैट ये जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है, ये मेडिकल एक्सपेंडिचर अकाउंट पे चेक से पेमेंट होना चाहिए, ये मेडिकल एक्सपेंडिचर बैंकिंग चैनल से पे होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो एडिशनल कंडीशन जो आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, चलो सर अब एक बार देखते हैं वो मेडिकल एक्सपेंडिचर किसके लिए की थी। सर वो मेडिकल एक्सपेंडिचर की है 25,000 इन कैश इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026 फॉर हर
हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर की थी, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, और उसका हस्बैंड का जो एज है वो आपको दे रखा है 86, उसका हस्बैंड का एज है 86, सो 60 और मोर, ये कंडीशन भी कंप्लाई होता है। उसका हस्बैंड रेसिडेंट है सर, ये कंडीशन भी कंप्लाई होता है। उसके हस्बैंड के लिए वो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखी है सर, ये वाला कंडीशन भी कंप्लाई हो रहा है। लेकिन सर दिक्कत एक हो गया ना सर, वो जो मेडिकल एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया ना, मेडिकल एक्सपेंडिचर का पेमेंट वो कैश में कर दी, हेंस इस मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन 80D में नहीं मिलने वाला। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026 सी इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ 10,500 फॉर हरसेल्फ विच इज पेड बाय अकाउंट पे चेक। अच्छा ये बढ़िया है, इस बार जो वो मेडिकल एक्सपेंडिचर की है वो अकाउंट पे चेक से पे की है। इस बार मेडिकल एक्सपेंडिचर वो किसके ऊपर की है, सेल्फ के ऊपर की है, अच्छी बात है। उसका खुद का एज मोर देन 60 है सर, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, और वो रेसिडेंट है, इसमें भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बट सर दिक्कत यहां हो गया सर, वो अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, तो अगर वो अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है और उसके बाद वो अपने ऊपर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करती है, इसका डिडक्शन 80D में नहीं मिलने वाला। इट मींस सर 80D में उसे जो टोटल डिडक्शन मिलने वाला है वो 40,000 ही है। ये जो दोनों मेडिकल एक्सपेंडिचर वो कर रखी है, एक अपने हस्बैंड के ऊपर एक अपने ऊपर, ये दोनों ही मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन 80D में नहीं मिलने वाला। तो सर 80D का उसका डिडक्शन कितना है सर, 40,000। टोटल डिडक्शन फिर कितना आया, 1,15,466 plus 50,000 plus 40,000, that is 2,05,466, that is your option A. Next, what would be the gross total income of Mrs. Ritu for assessment year 26-27 under normal provisions of the act? वो normal provisions of the act में है, उसका gross total income आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना, नेट टोटल इनकम नहीं पूछा भाई, टोटल इनकम नहीं पूछा भाई, ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है बिफोर डिडक्शन। ओके सर, एक तो उसे पेंशन मिला था, एक बार ना इस लाइन तो जरा ध्यान से पढ़ना। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 पेंशन ऑफ 7,15,461 is credited in her account with SBI India after deducting tax at source of 14,565। इट मीन सर ये जो अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है सर, इससे पहले तो टीडीएस माइनस किया गया होगा, फिर जो नेट अमाउंट है वो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। बिल्कुल सर। सर क्या ये टीडीएस वाला जो अमाउंट है जो उसके सैलरी से डिडक्ट कर लिया उसका एम्प्लॉयर, उसके पेंशन से जो ये टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है बाय हिज एम्प्लॉयर, क्या इसको हम उसके सैलरी इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे? बिल्कुल इंक्लूड करेंगे सर। तो फिर सर उसका सैलरी इनकम कितना बनता है, दैट इज योर पेंशन। सर एक तो जो उसको उसके बैंक अकाउंट में मिला है 7,15,461 प्लस जो टीडीएस कटा था 14,565, टोटल सर उसका सैलरी इनकम हो गया 7,30,026। अब सर यहां से अपने को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है, ओल्ड रिजीम में है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद जो सैलरी हेड का उसका इनकम आ रहा है दैट इज 6,80,026। ओके नेक्स्ट सर इंटरेस्ट इनकम वो दो कमाई थी, इंटरेस्ट इनकम सर वो दो कमाई थी, एक था उसका 4,352 और एक 67,500। एक इंटरेस्ट था उसका सेविंग अकाउंट वाला और एक एफडी वाला। सर टोटल इंटरेस्ट इनकम उसका आ गया 71,852 और अगर ये दोनों को मैं ऐड कर लूं सर सैलरी हेड से इनकम आ रहा है 6,80,026 प्लस इंटरेस्ट इनकम आ रहा है 71,852, टोटल आ रहा है आपका 7,51,878, दैट इज योर ऑप्शन सी। I hope it is clear. Next, what would be the total income of Mrs. Ritu for assessment year 26-27 if she pay tax under default tax regime? अब वो default tax regime में टैक्स पे करना चाहती है, उसका टोटल इनकम कितना होने वाला है? सर अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है हमें उसका टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। इट मींस सर एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम हमने उसका ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट किया था, कितना आया था सर वो? सर एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम उसका ग्रॉस टोटल इनकम आया था। अब सर यहां से मैं चैप्टर 6 के डिडक्शंस माइनस करूंगा क्या? सर चैप्टर 6 के जो डिडक्शन है ना आपका 80C, 80TTB, 80D, सर ये तीनों ही डिडक्शन न्यू रिजीम में नहीं मिलने वाले। सो चैप्टर 6 के जो डिडक्शन उसे मिलेंगे दैट इज जीरो। मेरे को टोटल इनकम कैलकुलेट करना है,
सो चैप्टर 6 ए के अगर मैं डिडक्शन माइनस करने जाऊं भी सर जीरो आएगा, बिकॉज वो न्यू रिजीम में चैप्टर 6 ए का कोई भी डिडक्शन उसे नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन चैप्टर 6 ए के 3 ऐसे डिडक्शन है जो न्यू रिजीम में भी ऑन रहते हैं, 80 डबल जे डबल ए, 80 CCD2, 80 CCH2। ओके, सो वो तो है नहीं, सो चैप्टर 6 ए के डिडक्शन उसके जीरो हैं। अब यहां पर ना मुझे एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर ये जो ग्रॉस टोटल इनकम आपने कैलकुलेट किया है, ये ग्रॉस टोटल इनकम आपने कैलकुलेट किया है एज पर द ओल्ड रिजिम, जहां पर आपने सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया था 50,000, बट अब अपने को टोटल इनकम कैलकुलेट करना है एज पर द न्यू रिजिम, और यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है 75,000 का। हेंस मैं एक्स्ट्रा 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करूंगा। सो दिस विल बी योर टोटल इनकम अंडर न्यू टैक्स रिजिम, दैट इज 7,26,878। और इसको अगर आप राउंड ऑफ कर ले 7,26,880, दैट इज योर ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर सर ए सी ए, ए सी ए। With this case scenario 26 is also complete. Thank you.